रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत खुद परेशान हो गई है मोहसिन नकवी के अमरीकी दौरे को लेकर। यानी अब हुकूमती कैंप्स के अंदर खलबली मची हुई है। चंद लोग रब्ता कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस्लामाबाद के अंदर ये खबर अब गर्म होना शुरू हो गई है कि हुकूमत को इस बात की बेचैनी है कि मोहसिन नकवी का जो अमरीका का दौरा है इसका असल मकसद क्या है। देखिए, हुकूमत पहले से ये तासुर दे रही थी कि शायद इमरान खान के खिलाफ वो वहाँ कोई कामयाबियाँ हासिल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मोहसिन नकवी को नाकामियाँ हो रही हैं उससे हुकूमत के खर्चात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी एक असेसमेंट भी लेकर आएंगे और वो असेसमेंट मोहसिन नकवी ने शेयर करनी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर तो मिशन ये था कि इमरान खान को वहाँ नुकसान पहुँचाना है या इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान ने की हैं इन मामलों पर अमेरिका को मुतमईन करना है, तो फिर तो मोहसिन नकवी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। लोग मोहसिन नकवी की कारकर्दगी पे और उसकी सलाहियत पे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर उस्मान बुज़दार को भेज दिया जाता है अमेरिका में तो शायद वो अपनी सियासत से, अपनी समझदारी से मोहसिन नकवी से कुछ ज़्यादा अचीव कर लेते। लेकिन मोहसिन नकवी एक्चुअली अचीव कर नहीं सके, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बायस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उनका सबसे जो बेहतर मोहरा है वो वहाँ पे नाकारा साबित हुआ है। ख्वाजा आसिफ से जब सहाफ़ियों ने पूछा तो वो उस सवाल के पहले इससे पर ही बौखला गए थे। फिर अपने आप को उन्होंने संभाला और संभाल कर फिर इसका जवाब देने की कोशिश की कि देखें जी, वो तो वज़ीर दिफा का भी काम होता है, दाखिला का भी होता है, खारजा का भी होता है, तो सबको अपने अपने कामों के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी का जो मिशन था वो ये था कि किसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंचे, उनकी टीम के करीब पहुंचे। देखिए, सीआईए के करीब पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। सीआईए के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके राब्ते ठीक रहते हैं, और मोहसिन नकवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और ये एक राब्ताकार के तौर पर भी काम करते रहते हैं, चाहे सियासी जमातों के बीच में हो चाहे कहीं और हो। तो वो मुश्किल नहीं था, वो तो मामला ये कर सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीआईए को दीवार के साथ लगाया हुआ है। यानी अमेरिका की वो एस्टेब्लिशमेंट जिससे हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मदद मांगती थी, अब जब ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो वो इनको पहले तो ये बताएंगे जनाब वो तो हमारा अपना बचना मुश्किल हुआ है, हम आपको कैसे बचें, यानी आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद मुसीबत में हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल डिफरेंट मूड के साथ आया, उसकी टीम भी बड़ी अग्रेसिव है। अब ये एक बड़ा सख्त पैगाम और असेसमेंट लेकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसमें एक जो दावा है वो इम्तियाज गुल साहब के बकौल अभी उन्होंने कहा कि इतलात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका से इतलात आ रही हैं। देखिए, मेरे पास जो इतला है वो तो ये है कि ये ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और उसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन की और मगरबी ममालिक की, और जो लोग भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर परेशान होते हैं या जिन्हें तकलीफ होती है या जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज़ादी सारे राय के लिए, वो तमाम लोग परेशान तो है और वो ये चाहते हैं कि पाबंदियां लगें पाकिस्तान के अंदर चंद मखसूस शख्सियात के ऊपर जिन्होंने गुज़िश्ता 2.5-3 साल के अंदर तबाही फेर कर रखी है। बाकायदा रिपोर्टें शाया हो गई है कि पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से हैंडल किया गया, पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से जिच किया गया गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, और कंट्रोल किया गया, पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया। अभी ये इतला पूरी तरह से कंफर्म नहीं है इम्तियाज गुल साहब के बकौल, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये फैसला हो चुका है और कुछ फहरिस्त मौजूद है कि जिसमें 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के, और उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। ये बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। इसमें साबिक आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ है, साबिक DGI मौजूदा DGI उन्होंने डाले हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म डाला हुआ है, निगरान वज़ीर आज़म डाला हुआ है, मोहसिन नकवी का नाम डाला हुआ है, उसमें वज़ीर इत्तलाआत का नाम डाला हुआ है, वज़ीर दिफा का नाम डाला हुआ है, IGs हैं 2 जिनका नाम डाला हुआ है, फिर 1-2 DIGs हैं जिनके नाम डाले हुए हैं जो बड़े पेश थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम डाले हुए हैं, काजी फायद ईसा का नाम है उसके अंदर, और गालिबन आमिर फारूक साहब का, और पता नहीं किन किन का नाम उन्होंने डाला। वो एक लंबी लिस्ट, वो 2-3 लिस्टें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका में कोई कानून साजी करवाकर इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगवाई जाए, और ना सिर्फ अमेरिका में लगवाई जाए बल्कि पूरे यूरोप में लगवाई जाए। अब इस मामले से अगर बचना है तो मोहसिन नकवी साहब आकर बताएंगे कि वो बचना कैसे। वो बताएंगे कि हमारे पास कितना वक्त है पाकिस्तान के पास और कितनी जल्दी इंसानी हकूक़ के मामलों को और बाकी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एकदम से चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया कांग्रेशनल ब्रीफिंग का, लेकिन बिलाखिर डॉन ने हिम्मत की और डॉन अंग्रेजी अखबार ने इसको रिपोर्ट कर दिया है। डॉन अखबार के मुताबिक अमरीकी कानून साजों ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने नई कांग्रेस पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ठोस इकदाम इख्तियार करे और PTI को निशाना बनाने वाले गैर जमहूरी इकदाम को वापस लेने का मुतालबा करे, कत्लेआम की तहकीकात की जाए। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक काविश है, और ये ट्रंप हुकूमत बनने के बाद पहली एक्टिविटी हुई है। अब इसको पाकिस्तान में डॉन ने रिपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान का बाकी मीडिया भी इसको रिपोर्ट करेगा। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद कर दें और आप खतरे से बच जाएं। यानी कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, शायद कबूतर को लगता है कि इस तरह बिल्ली भी उसको नहीं देख रही, लेकिन होता यह है कि बिलाखिर बिल्ली जो है वो कबूतर को खा जाती है। तो इससे पहले कि बिल्ली कबूतर को खा जाए, कबूतर को आंखें खोलनी चाहिए, और हम कबूतर नहीं है, हम एक नेशन है, एक मुल्क है, लिहाजा थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। चीनी सरमायाकारों की गुज़िश्ता 1 हफ्ते में दूसरी शिकायत नाज़रीन सामने आई है।
एक शिकायत उन्होंने ब्यूरोक्रेट के खिलाफ की कि वो मुझे कहता है कि अगर ठेके चाहिए और काम आपने यहाँ पे करना है तो आप जनाब मुझे बुर्ज खलीफा के अंदर अपार्टमेंट लेके दें। पहली तो ये ख्वाहिश सामने आई, उन्होंने लेटर लिख दिया नैब को। अब सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है चीनी सरमायाकारों ने। उन्होंने बताया जी कि सिंध की पुलिस हमसे रिश्वत मांगती है और हमें तंग करती है। वो कहते हैं जी जैसे हम एयरपोर्ट से निकलते हैं वैसे ही काम शुरू हो जाता है और सिंध पुलिस हमें परेशान करती है। अब एक तरफ ये दावा किया जाता है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ठीक है अगर यही हालात रहेंगे तो फिर हम पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे और हम वापस जाकर अपने मुल्क में अपना सरमाया ले जाएंगे। एक तो पाकिस्तान में सरमायाकार आ कोई नहीं रहा, अल्लाह अल्लाह करके कुछ चाइनीज आते हैं, वो पैसा वैसा लाते हैं कुछ यहाँ पैसा कमाने के लिए, तो उन्हें यहाँ परेशान किया जाता है। अब एक और काम जो है वो सोने पे सुहागा, वो मैंने आपको बताया था ना पिछले दिनों, वो मोहसिन नकवी ने कर दिया। मोहसिन नकवी को किसी ने कहा जनाब ये लोग हैं, ये आपको गोरों के साथ मुलाकातें करवा सकते हैं, इनकी चिट्टी चमड़ी है तो इनके साथ आप जो है वो तस्वीर बना लें व्हाइट स्किन वाले लोगों के साथ। तो इन्होंने टाइयां शाइयां लगाई होंगी तो आपका जरा प्रोफाइल ऊपर चला जाएगा कि गोरे भी आपसे मिल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी को एक ऐसे प्रोग्राम में ले गए जो एंटी चाइना प्रोग्राम था, यानी वहां पे वो चाइनीज के सख्त खिलाफ है। मैंने आपको तंजीम का नाम भी बताया था कि किस तरीके से वो चाइना को टारगेट करते हैं। अब जनाब जब वो मामला बाहर निकला तो उसके बाद अब सफाइयां दे रहे हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट सफाइयां दे रही है कि जनाब वो गलती से चले गए थे मोहसिन नकवी उस प्रोग्राम में, गलती से नहीं गए थे, फ्रस्ट्रेशन उनको वहां ले गई थी। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक अस्करी सुपर पावर से ताल्लुकात सीधे करने के लिए जो दुनिया की माशी सुपर पावर है उसके साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, बजाय इसके कि एक के साथ ताल्लुकात बनते हैं, वो तो बने ही नहीं, दूसरे से भी खराब हो गए। एक बड़ी जबरदस्त मिसाल होती थी उर्दू में, बल्कि अभी भी लोग देते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। उस वक्त 12 ने का गिलास होता था कि होटल में आए गिलास टूट गया, कुछ भी खाया पिया नहीं, 12 ने देने पड़ गए उन्हें। तो यही काम हुआ मोहसिन नकवी के साथ। वहां गए जाके एंटी चाइना इजलास के अंदर शरीक हो गए कि शायद मैं अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात बना लूंगा, मैं ये शो करूंगा कि वी आर एंटी चाइना और ये लोग हमें कोई मदद करेंगे। तो किसी ने मदद भी नहीं की, किसी ने घास भी नहीं डाली। और जिन दो कांग्रेसमैन से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो 2 मेंबर्स हैं जिनसे मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की, उन दोनों ने मोहसिन नकवी से अलग होते ही फौरी तौर पे ये ट्वीट किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। वजह यह है कि वो भी ये जानते हैं कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरा, जो मोहसिन नकवी को मिलता है उसके ऊपर भी रिएक्शन भी आता है। वो लोग कहते हैं जनाब कि इन्होंने वहां पे जुल्म और बर्बरियत की है, आप इनको मिलकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है वो ये कि तहरीक इंसाफ ने ईवान के अंदर और ईवान के बाहर दोनों तरफ हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया और दबाकर एहतजाज कर रही है। चाहे पंजाब असम्बली है, चाहे कौमी असम्बली है, चाहे कौमी असम्बली के अंदर और बाहर है, हर तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे हैं, अर्दली के नारे लगते हैं, खून पीने वाले लोगों के तौर पे इनको देखा जाता है, दहशतगर्द हुकूमत इनको डिक्लेयर किया जाता है। तो दबाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों को 28 जनवरी को बुलाया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात 1 हफ्ता मुकम्मल होने पर खत्म कर दिए थे। तहरीक इंसाफ ने 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया था हुकूमत को कि 7 दिनों के अंदर आप हमें बताएं कि आप कमीशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर आप बना रहे हैं तो हम चौथी मुलाकात के लिए बैठेंगे, अगर आप नहीं बना रहे तो हम चौथी मुलाकात के लिए नहीं बैठेंगे। 1 हफ्ते का टाइम था तो 1 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कर दिए खत्म। अब हुकूमत को मुसीबत पड़ गई है। हुकूमत को यह लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए, उन्हें परवाह नहीं है इस बात की। और वो ये कहते हैं कि हमारे मुतालबात मानो, जो कि जायज़ है उन्हें लगता है। अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम मुज़ाकरात नहीं करते। अब स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों को बुलवाया, यानी उन्होंने कहा जी अपोजिशन भी आ जाए और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी आ जाए, 28 जनवरी को आ जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए और डेडलाइन खत्म होने पर खत्म किए हैं। लेकिन फिर भी बैरिस्टर गौहर खान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान अगर कर दे तो मुज़ाकरात की बहाली पर हम गौर करेंगे। ये बात तो ठीक है, हुकूमत अगर अभी भी ऐलान कर दे कि वो कमीशन बना रही है तो मुज़ाकरात की बहाली के ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत के लिए एक्चुअली एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हुकूमत इसको पसंद नहीं कर रही थी बिल्कुल भी इन मुज़ाकरात को, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मांग रही है उसमें से कुछ भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया तो ये हुकूमत के खाते में से जाएगा। दूसरी तरफ जो जमहूरियत का चैंपियन है बिलावल जरदारी, वो फिर से जजेस के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया अटैक करना। हालांकि अदालत के अंदर एक बड़ा संजीदा मसला पैदा हो गया है इनकी एक भोंडी किस्म की आईनी तरमीम के बाद। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर तब्दील करके रख दिया है, जजों से उनके इख्तियारात वापस ले लिए हैं, अदलिया की स्पेस चली गई है। चंद जजेस जो है उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया है और वो जजेस जो है वो हुकूमत के बहुत करीबी हैं या हुकूमत के चुने हुए जजेस हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब जजेस अपनी स्पेस वापस लेना चाहते हैं तो बिलावल ने इसको अटैक करार दे दिया है, जनाब जमहूरियत के ऊपर हमला हो रहा है, हमने ये आईनी तरमीम की थी, हम ही वापस लेंगे। तो बिलावल साहब, जैसे आपने ये आईनी तरमीम की थी ब्रूट मेजॉरिटी और डंडे वाली जमहूरियत से, बंदे मारने के बाद, औरतों और बच्चों को अगवा करने के बाद और उनके नाखून खींचने के बाद, उन पे टॉर्चर करने के बाद, एमएनएस को और सेनेटर्स को अगवा करने के बाद, कौमी असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर नामालूम अफराद की तरफ से शबखून मारने के बाद, वहां से बंदे गिरफ्तार करने के बाद, अगर आपने ये आइन साजी की थी या आइन में तरमीम की थी
तो इससे बुरी आईन में तरमीम या इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता जो आपने किया है। पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अब जजेस तंग हो रहे हैं, वो ये कहते हैं ये तो वो अदालत ही नहीं है जो अदालत होती है। पूरी दुनिया में ऐसी अदालत नहीं है जैसी अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। अब वो उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इन्होंने जनाब जमहूरियत का राग अलापना शुरू कर दिया है। गिलानी साहब कहते हैं जी, यूसुफ गिलानी साहब, कि इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने जारी किए, जब तक इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं होता मैं इजलास की सदारत नहीं करूंगा। और चेयरमैन सेनेट ने बाइकआउट कर दिया सेनेट के इजलास का कि जी मैं सदारत ही नहीं करूंगा। इतना कमजोर और बुज़दिल आदमी अपनी अपनी जिंदगी में कभी देखा है? यार आप चेयरमैन सेनेट हैं, गिलानी साहब आकर बैठे अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, अपनी सेनेट के अंदर आकर बैठे अपने सेनेटर्स को अपने साथ खड़ा करें। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप निकलकर सेनेट के बाहर धरना दे दें और आप ये कहें कि जब तक के मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर जारी नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होगा, सेनेट के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। भाई कोई तरीकाकार इख्तियार करें ना, अपनी ताकत शो करें आप। ये तो बहुत कमजोरी, और कमजोरी मैं जानता हूं क्यों है। देखिए, इसको इज्जत बेइज्जती का मसला गिलानी साहब नहीं बना सकते। गिलानी साहब की फैमिली के ऊपर बहुत नवाजिशें की गई हैं, सारे खानदान को तो लाके असेंबली में बिठा दिया है और झूठे वोटों की बुनियाद के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी बना दिया है। अब इतना बेइख्तियार चेयरमैन सेनेट तो हो नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ गोगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है। इस तरह घर में बैठ जाना, ये रविश तो बेनजीर की नहीं थी। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सियासत तो ये नहीं थी। मेरे ख्याल में गिलानी साहब ये एहतजाज किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं, या वो हुकूमत से कुछ हासिल करना चाहते हैं। इजाज चौधरी तो बहाना है, कोई और मकसद निशाना है, मुझे तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। साथ ही साथ जनाब स्पीकर कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है कि हमने 70 के करीब अपने अरकान की ऐसी फहरिस्त जो है वो मुहैया की है। स्पीकर को हमने एक लिस्ट दी है 70 के करीब अरकान असम्बली की जिनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है और उनके जिस्मों के ऊपर तशद्दुद के निशान भी थे। बाकायदा सबूतों के साथ वो कहते जी हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। साहबजादा हामिद रजा साहब ने यह क्लेम किया और उन्होंने कहा जी कि 70 से ज्यादा अरकान असम्बली पर जिस्मानी तशद्दुद की तफसीलात स्पीकर कौमी असम्बली को हमारी जानिब से फराहम की गई हैं। शदीद नुकसान उठाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं। हसन नियाज़ी, जिसके बारे में मरियम नवाज बहुत क्लेम कर रही थी कि उसकी वालिदा परेशान है, वालिद परेशान है, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हसन नियाज़ी और हैदर मजीद से मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जाकर। पहले मौका ही नहीं मिल रहा था, फिर खदीजा सिद्दीकी साहबा है, कुछ और वकला है, उन लोगों को मौका मिला, वो जाकर हसन नियाज़ी को मिले, मिलकर बाहर निकले और निकलकर उन्होंने बताया। तो हसन नियाज़ी का और हैदर मजीद का जो कहना था वो ये था कि लोगों को हम कहते हैं कि डटे हैं, 10 साल की हमें सजा हुई है, ये सजा कम है, अगर हमें 100 साल की भी सजा हो तो इमरान खान और हक का साथ हम कभी ना छोड़ते। ये जनाब इनका मौक़िफ़ है। अब आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है। ये जेल के अंदर खड़े हुए बंदे नहीं टूट रहे, तो जो बंदे जेल के बाहर हैं वो कैसे टूट सकते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो नाम दिए गए थे उनमें जो नाम फाइनल हुआ है वो जुनैद अकबर साहब का है। जुनैद अकबर साहब इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। हाँ, ये जरूर है कि गंडापुर ग्रुप से उनकी एक थोड़ा डिस्टेंस है और उसके रीजन है। क्योंकि पार्टी के अंदर होती है बाज़ औक़ात ऐसी डिविजन्स, और ये बाज़ औक़ात जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं, बाज़ औक़ात इसकी वजूहात होती हैं। तो इसकी वजूहात है, ये डिफरेंस है, कोई माने या ना माने। लेकिन ये जुनैद अकबर की एक बड़ी कामयाबी है कि इमरान खान साहब ने उन पर ट्रस्ट किया जेल में बैठकर। हालांकि उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था अपनी बात इमरान खान साहब तक पहुँचाने का, लेकिन बहरहाल बात उनकी इमरान खान साहब तक पहुँची और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब तक जो बात पहुँची है वो गुज़िश्ता चंद दिनों में पहुँची है। और वो जिस सोर्स से पहुँची है उस सोर्स के भी बहुत ज्यादा खिलाफ काम किया गया है पाकिस्तान में। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मामला बड़ा सीधा सीधा है कि जुनैद अकबर साहब के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बन जाने से कुछ लोग ज्यादा खुश नहीं होंगे। एक खबर और नाज़रीन, ये जो पीका का जो कानून बनाया गया है इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई खबर सही हो या गलत हो, अगर हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई वो खबर, तो बंदा अंदर। मैं बिल्कुल आपको सिंपल करके बता रहा हूं, कोई खबर सच्ची हो, कोई खबर झूठी हो, कोई खबर दुरुस्त निकले, कोई खबर गलत निकले, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बंदा पसंद नहीं है या बंदे की खबर पसंद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को, तो बंदा अंदर। अब इसके लिए कोई वजह देने की जरूरत नहीं है। नए कानून के तहत इतनी ताकत हासिल कर ली है इस निजाम ने और एक नया सिस्टम बना रहे हैं। अब पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों ने और अपोजिशन ने एहतजाज किया, सहाफी फिर निकले एहतजाज करने के लिए, अपोजिशन भी उनके साथ जुड़ गई एहतजाज करने के लिए। इससे पहले जब पीटीआई के दौर के अंदर कवानीन मीडिया के खिलाफ बन रहे थे तो उस वक्त की अपोजिशन निकली और उन्होंने सहाफियों के साथ मिलकर एहतजाज किया, और आज वही पीटीआई जो है वो सहाफियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रही है। लेकिन जब भी कोई हुकूमत में आता है वो भूल क्यों जाता है। आज जो हुकूमत है उसे ये लगता है कि इस कानून से सिर्फ पीटीआई वालों को मार पड़ेगी, बल्कि जो अपोजिशन है वो भी ये समझती है कि खाली पीटीआई को मार पड़ती है तो बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन मजे की बात यह है कि वक्त बदलेगा और यही डंडा उनके अपने सर पे पड़ेगा। पंजाब में और सिंध के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम हो रही हैं वो आप सबके सामने। नवाब शाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और फिर गिरफ्तारियां कर दी।
यानी मुराद अली शाह ने और मरियम नवाज ने तो हिलने नहीं दिया, किसी को पीटीआई का झंडा नहीं उठाने दिया, किसी को एहतजाज नहीं करने दिया। पुलिस को उन्होंने एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया, एक ऐसी मुसल्लह फोर्स जिसके पास कानून और आइन का शेल्टर भी मौजूद है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लगातार कुचलती चली जा रही है। और उन्हें जहां से इंसाफ मिलना था वो जगह थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अदालतें। उनको अदालतों से इंसाफ मिला ही नहीं। नुसरत जावेद साहब ने एक वाकया सुनाया, वैसे वो कह रहे हैं कि मैं अगर पकड़ा गया इस कानून की जद में आगे तो मैं जमानत नहीं करवाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि जमानत नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे सहाफियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। हाँ, इसकी मुखालफत वो जरूर करेंगे, इससे पहले भी उन्होंने मुखालफत की है। और अगर ये मुश्किल पड़े किसी के ऊपर, जब किसी को जेल जाना पड़े, किसी को मार पड़े, किसी को जबरी तौर पे लापता किया जाए, तो उस वक्त आदमी को आइडिया होता है कि आदमी को क्या करना है। लेकिन उनके सेंटीमेंट्स बड़े सख्त हैं इसके बारे में। और बहुत सारे सहाफियों के, मदर अब्बास साहब ने बड़ा संजीदा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत जाली है, अगर मैं इसको जाली कहूंगा, इनका मैंडेट जाली है, तो क्या ये जाली खबर होगी और इस पर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। यानी अब तो पसंद और नापसंद के ऊपर बात आगे टिक गई है कि जिसको चाहे हुकूमत गिरफ्तार कर दे। वैसे भी नुसरत जावेद साहब को नहीं वो गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, उन्होंने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये एक फैक्ट है, देखिए उनका एक तजर्बा है, वो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उन्होंने चीजें विटनेस की हुई हैं। तो वो बताते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान की फौज हथियार डाल रही थी ढाका में और इंडिया के सामने सरेंडर कर रही थी, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के ऊपर 5 मिनट पहले सरेंडर की खबर चलने से 5 मिनट पहले जो खबर चल रही थी वो क्या थी, या नगमा चल रहा था वो क्या था। साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने, यानी हमारे 42 कोई शेर है वहां पे, उन्होंने 540 मार दिए। तो 5 मिनट बाद पता चला जनाब सरेंडर हो गया, हथियार फेंक दिए गए। अब मामला यह है कि वो भी तो फेक न्यूज थी जो उस वक्त चल रही थी रेडियो पाकिस्तान के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले मोटरवे को मुरम्मत के लिए बंद किया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, क्या वो फेक न्यूज नहीं थी। रेंजर्स के जो लोग शहीद हुए दौरान ड्यूटी, इल्जाम लगा दिया गया पीटीआई ने इनका कत्लेआम किया है। हालांकि वो लोग जो है, वो बंदा भी पकड़ा गया, उसने एतराफे जुर्म भी कर दिया जिसकी गाड़ी के नीचे आए, वो एक हादसा था। तो वो क्या फेक न्यूज नहीं थी, और अभी तक उसको फैलाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं गोली नहीं चली, क्या वो फेक न्यूज नहीं थी। कई लोग कहते हैं एक बंदा नहीं मरा, क्या वो फेक न्यूज नहीं थी। कई लोग कहते हैं वो हथियार ही नहीं था, क्या वो फेक न्यूज नहीं थी। तो फेक न्यूज का एक भरमार है। अगर एक आधी फेक न्यूज आती है अपोजिशन की तरफ से, तो इस वक्त जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या उनके टाउट्स हैं उनकी तरफ से 1 दर्जन फेक न्यूज आती हैं, लेकिन एक्शन उसी के खिलाफ होगा जिसकी शक्ल या बात इस वक्त पसंद नहीं आ रही। ये सारों को डंडे पड़ेंगे, याद रखिएगा।